एसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तो ये मामला साइबर सेल को और क्राइम को देने के लिए उनको बुला लिया और उस पर पर्सनली मॉनिटर करने का आश्वासन दिया कि इस प्रकार के गिरोह को हम पर्दाफाश करके और आगे किसी बच्चे की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और मैं अभी चंडीगढ़ जा रहा हूँ। ये कॉपी जो है ना, मैं मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को और डीजीपी हरियाणा को भी जाके उनको मैं लेटर लिख के इसको हाईलाइट करने का काम करूँ। और अगले महीने जो मानसून सत्र है उसमें भी मैं इसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाकर इस मुद्दे को हाईलाइट करूँगा। और प्रदेश की इस अंधी बहरी सरकार को, जो आज बेरोजगारी की वजह से मजबूरन हमारे बच्चे इस प्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने पेट के लिए जो विदेशों में गलत तरीके से जा रहे हैं, ये सब बेरोजगारी की वजह से। ये एक किस्म से मानव तस्करी मैं इसको कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से हमारे बच्चों का जो हाल अपनी जान पर खेल कर जो ये अपने पेट के लिए जा रहे हैं, ये एक मानव तस्करी का गोरख धंधा है। जो पैसे के लिए यहाँ बैठे ये लोगों ने एक बहुत बड़ा स्कैंडल के तहत इस काम को चला रखा है। इसको बंद करवा कर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का काम करेंगे। और ये एक संदेश है जो बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार कि हमने बेरोजगारी को कम कर दिया। ये उसी बेरोजगारी की मार की वजह से ये बच्चे हमारे इस प्रकार का अपने जीवन से रिस्क लेकर ये विदेशों में गलत तरीके से जा रहे हैं। इसके ऊपर ये बहुत गंभीर मामला है। इस विषय के ऊपर सरकार के सामने रख के इस मुद्दे को और इस स्कैंडल को बंद करवाने का काम करेंगे। इस प्रकार से अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अभी एसपी साहब ने इस मामले को साइबर सेल को और क्राइम को देने का CIA 1 के उनको SHO को बुलाकर उनको ये ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जो थाने में अभी तक जो केस करवाया हुआ, थाने के पास लोकल इश्यूज़ इतने होते हैं, वो इस प्रकार से इसमें तो बाहर जाकर बहुत डीपली जो है ना सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए थाना जो है वो नहीं कारगर सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए क्राइम ब्रांच और साइबर सेल इफेक्टिव रहेंगे, वो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस मामले को। जी, ऐसे एजेंटों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती जो गलत? मेरा इशू यही है कि उन एजेंटों के गोरख धंधे को बंद करके उस गिरोह को पकड़कर इसको पूर्ण विराम करने के लिए जो है ना, मैं हाउस में भी इस मुद्दे को लेके जाऊंगा और इसके ऊपर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करवाते हुए इस गोरख धंधे को बंद करवाने का काम। देखिए, आज एसपी साहब से मिले, मेरे बड़े गांव कैलरम से और छोटे गांव तितरम से और बाड़ू से बहुत से साथी आज आए और हमारे मैम हल्का से विधायक बलराज कुंडू जी, गुरनाम सिंह तडूणी जी, महावीर जी नरड से काफ़ी लोग संख्या में लोग एकत्रित हो रहे, कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ साहिल को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे। और एसपी साहब ने जो आश्वासन आज दिया है कि जल्द ही SHO साहब को अभी मैंने कंफर्म करवा दिया है, वो जल्दी आएंगे और CIA 1 को भी बुलाया है कि जल्द ही कार्रवाई करवाई जाएगी, ऐसा आश्वासन एसपी साहब ने आज हमें दिया है। तो साहिल से आपकी लास्ट बात किस दिन हुई थी? जी, लास्ट बात मेरी अभी जो 8 जून गई है, इसको लास्ट बात मेरी साहिल के साथ 11 बजे फ़ोन के ऊपर हुई थी और ठीक 12:43 पे उनके वॉइस मैसेज आते हैं। उस टाइम में सोया हुआ था, वॉइस मैसेज में नहीं देख पाया, वो मैंने सुबह देखे कि हम आगे के लिए निकल रहे हैं। लेकिन साहिल ने से जब मेरी बात हुई थी तो 4-5 दिन के लिए वो बोल रहा था कि 4-5 दिन में वीज़ा आगे के लिए आ जाएगा, तो 4-5 दिन लगेंगे अभी जी। लेकिन उन्होंने ना मालूम क्या प्लान बनाया कि एकदम उसको ले जाने की तैयारी कर दी। एजेंटों के पास गए हुआ? जी बिल्कुल, एजेंटों के पास गए नहीं हैं, लेकिन उनसे फ़ोन से संपर्क हमारा होता रहा। तो ऐसे वो झूठे दिलासे देते रहे कि आज बात हो जाएगी, कल बात हो जाएगी। 3-4 दिन उन्होंने ऐसे ही रखा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बोले कि हम आपके घर आएंगे। मैंने बोला था कि मैं आपके घर आ रहा हूँ पंचायत लेके, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम घर नहीं हैं, हम दिल्ली हैं, इसी काम मामले में गए हुए हैं। तो हम आपके घर आएंगे तीनों लोग और आपसे आके मिलेंगे, आपको संतुष्ट करवाएंगे। कहाँ के एजेंट? जी, एजेंट उमरपाल राणा कलाश से है और जो प्रेम है वो कैथल माता गेट के करीब उनका घर बताइए, और जो पवन सैनी जी है वो जींद से हैं। साहिल का वीज़ा जो है वो कहाँ का लगाया गया? जी, साहिल का वीज़ा यहाँ से स्टार्टिंग में दुबई के लिए लगाया गया था इंडिया से, और दुबई से लीबिया के लिए। मेरे को तो आप बता दो क्या करें। अगली पीढ़ी के आगे कोई रास्ता नहीं है, अंधेरा है। कोई रोजगार अपने देश में बचा हुआ नहीं, कोई इंसाफ नाम की चीज़ बची हुई नहीं, कोई कारोबार बचा हुआ नहीं। कुछ कर ले, प्राइवेट भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सारा कारोबार जो है वो चंद कंपनियाँ खा गई और खा रही है। यानी बनाने से लेके, उत्पादन से लेके और उपभोक्ता तक सारा सामान कंपनी चला रही है। तो बीच के लोग जो थे, जो डीलर था, व्यापारी था,
दुकान वाला था वो सारे ख़त्म, और ये ट्रेंड बढ़ गया। तो और दूसरी चीज़ ये होगी कि नौकरियां वो रही नहीं, मिलिट्री वाली थी वो आपको पता है, उसमें भी उन्होंने अग्निपथ लागू कर दी। यानी आज 38% रोजगारी है हरियाणा में, टॉप पर पूरे देश के अंदर टॉप पर। और बेरोजगारी के साथ साथ अगर आप कहीं कोई जाति आपके साथ हो जाए, उदाहरण के तौर पे इन्हीं के साथ होगी, क्या इतनी बड़ी जाति के बावजूद क्या लोगों को इकट्ठे होकर आना पड़े? ऐसा देश चाहिए? मतलब आपकी मान लिया एक दुकान है, एक प्लॉट है, उसके ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर लिया 20 साल ही छुड़वा सकते हैं आप उसको, पड़े रहो कानून में। और वो होना चाहिए ये कि 24 घंटे के अंदर अंदर छुटवाना चाहिए। कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। FIR को भी लगभग 1 सप्ताह बीत गया है, अब तक जो एजेंट हैं वो भी फरार हैं, तो पूरा मामला एक तरीके से कोई फरार नहीं है, कोई फरार नहीं है। कहाँ फरार हो गया? पैसे दे के पुलिस को किनारे होते हैं, पुलिस टाइम देती है, भाई तू हमें 2 लाख दे दे, 1 लाख दे दे, हम तेरे को 10 दिन का टाइम दे देंगे, तू 10 दिन में परिवार से सेटलमेंट कर ले। ये चलता है। फरार कहाँ से हो गया वो? फरार तो पताल से खोज लेते हैं, जब खोजते हैं तो ऐसे फरार थोड़ा ही हो जाता है कोई। लेकिन नहीं इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। अब अगर बाहरी भेजने हैं तो कम से कम लुटवा क्यों रहे हो यार? अपने देश के नागरिक हैं, क्या मर गई क्या सरकार? अंधी होगी क्या सरकार? अपने दफ्तर खोल दे भाई। आखिर किस लिए होती है सरकार? अपने दफ्तर खोल दे, अपने दफ्तरों के माध्यम से भेजे ना। देखिए इंग्लैंड में कितने लोगों की डिमांड है, अमेरिका में कितने लोगों की डिमांड है, कनाडा में कितने लोगों की डिमांड है, भेज दे। इन्होंने तो बस एजेंट वगैरह में कर्म पे छोड़ दिया। वो चाहे हमें काटें, चाहे मारें, चाहे हमारे पैसा भी जाए और बच्चा भी जाए। इलाज क्या है इसका? इलाज जो आप जैसे अगवानी लोग हैं ना, पत्रकार लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दूसरे के सोच सकते हैं, कोई तो ये अपने पेट के लिए नहीं सोच सकता। यानी आज जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि आज धर्म में और जाति में बंट के हम एक दूसरे से लड़ते हैं, सरकार से नहीं लड़ते, व्यवस्था से नहीं लड़ रहे। हमें सबको राजनीति इस धर्म से, जाति से, इससे ऊपर उठ के हमें आर्थिक मुद्दों पे पूरे कमेरे वर्ग को, उसमें चाहे दुकान वाले हैं, उसमें चाहे व्यापारी हैं, उसमें चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं। अभी खबर आई है कि 6,500 करोड़पति इस साल कम हो रहे हैं, यानी करोड़पतियों का नंबर भी पड़ गया। अब खरबपति बचेंगे, 4 साल बाद जो है वो अरबपतियों का नंबर भी पड़ जाएगा, उनकी संख्या भी, उनकी आमदन कम होनी शुरू होगी। अब चंद लोग बचेंगे जो पूरे देश का कारोबार खा रहे हैं। तो इस लूट के विरुद्ध पूरा कमेरा वर्ग जो है उसको एक मंच पे आना पड़ेगा और अपनी सामाजिक और राजनीतिक दोनों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। आपस के सारे भेद मिटा के आपस की लड़ाई जो है वो छोटी होती है। तो ये करना पड़ेगा, ये इसका इलाज। और मैं सारे देश के मीडिया से, आपके जो पत्रकार भाई हैं, उन सब से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर आप सबसे ध्यान दें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जब पूछा जाता है कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, तो रोजगार की बड़े वो करते हैं, दावे करते हैं। भाई साहब क्या करें, कहाँ सुनवाई होगी? क्या करें, बेबस तो यहीं आके होते हैं। दुष्यंत चौटाला को एंटी बीजेपी वोट दिए थे। हमने सुना था कि इस पार्टी का वोट डाल लो तो बीजेपी को वोट चला जाएगा, वो बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट चला जाएगा। यहाँ तो जेजेपी का एमएलए बनाए और बीजेपी का बन गया। एमएलए तो बनाया जेजेपी का, बीजेपी के एंटी बनाया और वो बीजेपी का बन गया। अब हम करें तो क्या करें? यहाँ तो बड़ी बनाई सरकार पूंजीपति खरीद रहे हैं, बड़े बनाए एमपी पूंजीपति खरीद रहे हैं। हम बच कैसे सकते हैं? सारे जो कानून बन रहे हैं सारे पूंजीपतियों के लिए बन रहे हैं। निचले आदमी को तो मारने के, निचोड़ने के कानून बन रहे हैं।